हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, इस शो की मेज़बान अफसा कोमल आज दस्तयाब नहीं है, तो उनकी ज़िम्मेदारी मैं अदा कर रहा हूं। नाजरीन, आज हम जिन इश्यूज़ पर बात करेंगे, आज ख़ासकर वफाकी काबीना का एक बड़ा अहम इजलास हुआ है और बाद बड़े अहम फ़ैसले किए गए हैं। ख़ासकर इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल है उस पर बातचीत की गई है, और अगर अफ़गान महाजरीन के पाकिस्तान में कोई दोबारा से आमद के खदशात हैं उस पर भी बातचीत की है। दूसरा इशू है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी है वो बरकरार रखी गई है, और तहरीक लब्बैक ने जो एक नज़रसानी की दरख्वास्त की थी वो मुस्तरद कर दी है वफाकी काबीना ने। इसके अलावा वफाकी काबीना में मुस्तकिल दूसरे हफ्ते आज फिर प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ियों और सिक्योरिटी के हवाले से जो इजाफी गाड़ियाँ और जो पर्सनल रखे गए हैं उस पर आज वज़ीर आज़म फिर बरहम नज़र आए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ डायरेक्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे, ख़ासकर तेज़ी से बदलती सूरत हाल। नए जो है वहाँ से इतलात आ रही हैं कि तालिबान ने फ़लानी जगह पर कब्ज़ा कर लिया, तालिबान के क्या इशूज़ हैं, और एक तालिबान के जो तर्जमान है उनकी तरफ से एक बयान भी आया है कि पाकिस्तान या कोई और दूसरा मुल्क तालिबान की अगर हुकूमत आती है, तालिबान अफ़गानिस्तान की, तो वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये भी बात आई है। लेकिन आज जो सबसे अहम है, वफाकी काबीना में तालिबान का जो इशू है, अफ़गानिस्तान का इशू है, और जो पाकिस्तान की सरहद हैं वहाँ से अगर कोई मामला ज़्यादा ख़राब होते हैं और महाजरीन दोबारा से पाकिस्तान का रुख करते हैं, पहले से तो मौजूद हैं, मज़ीद आते हैं, तो उनको किस तरह टैकल किया जाएगा। और इस हवाले से जो वज़ीर इत्तलाआत हैं फवाद चौधरी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। जी, पाकिस्तान के ऊपर अफ़गान महाजरीन का पहले ही 3 मिलियन के करीब अफ़गान महाजरीन यहाँ पर हैं, और दुनिया को ये चाहिए कि वो बजाय इसके कि वो अफ़गान महाजरीन के ऊपर तादाद पे प्रेडिक्शंस करती फिरे, हमें बड़ी तशवीश है जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में ऐसे हालात पैदा ना हो कि जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अफ़गान शहरियों को वहाँ से मुहाजरत करनी पड़े। और उसके साथ साथ काबीना ने ये भी कहा है कि जो मुतल्लिका वजारतें हैं वो इस मामले की संगीनी का एहसास करते हुए उसके ऊपर एक जामे पॉलिसी भी तरतीब दें। जी, आपने सुना वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब को। अब हम आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ कराते हैं। सबूक सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। पेशावर से ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अली अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब से बात करेंगे। महमूद शाह साहब, आपने ये सुना है, वज़ीर इत्तलाआत की बातचीत भी सुनी है, तो क्या आपको क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि आप इस पर गहरी नज़र रखते हैं, आया कि इस किस्म के कोई इम्कानात हैं कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल बनती है और कोई अफ़गान महाजरीन का, अफ़गान शहरियों का, अवाम का इन्फ्लक्स होता है पाकिस्तान में दोबारा से, जब हमने इतनी तवील एक फेंसिंग भी कर दी है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में उसके इम्कानात कम है, लेकिन है ज़रूर। मतलब है जो हमने फेंसिंग की है या जो दूसरे इक़दाम उठाए हैं वो 100% तो इस चीज़ को नहीं रोक सकते, उसको कम कर सकते हैं। तो अभी जो अफ़गान मुहाजिरीन कहीं आते हैं तो वो इंशाअल्लाह कम तादाद में होंगे, अगर होंगे भी कम तादाद में होंगे और हम उसको मैनेज कर सकेंगे। मेरे ख्याल में उसके लिए अच्छा तरीका सबसे ये है कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ वहाँ पर कैंप्स कायम किए जाए और वहाँ पर उनको रखा जाए, और फर्दर शहर में उनको या शहरों में जो है वो हमारे वो ना फैल जाए। ये गलती हम पहले कर चुके हैं, और मेरे ख्याल में और ममालिक जैसे ईरान है, उसने कभी भी अफ़गान मुहाजिरीन को अपनी सोसाइटी के साथ मिक्स नहीं होने दिया, और ना जो है बाद में उनके ऊपर एक दबाव रहता है कि वो वापस करें। ये जो अफ़गानिस्तान
तो शाह साहब आपके ये कन्विक्शन जो है कि आप समझते हैं कि कम लोग आएंगे, इसकी क्या वजह है? क्योंकि सूरत हाल तो आए दिन जो इतलात आ रही हैं वो बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं और अब तशद्दुद के वाक़यात भी हैं। कुछ जिस तरह कहा गया है कुछ कमांडर्स को तालिबान की तरफ से हलाक भी कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल कोई मुझे तो ऐसी नज़र नहीं आ रही कि अगर सूरत हाल बिगड़ती है और जंग की सूरत हाल बनती है तो फिर किस तरह कम तादाद में आएंगे? दरअसल पहले तो ये बिल्कुल ओपन बॉर्डर था, इसके ऊपर ये जो वायर फेंसिंग नहीं थी ना, कई जगहों के ऊपर जो है अभी फोर्ट्स बनाए गए हैं, एफसी के लिए किले बनाए गए हैं। तो इस तरह का बंदोबस्त पहले नहीं था और उस तरफ जो भी था अपने गांव में रह रहा था, मगर जो भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ा उन्होंने कहा चलो पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान उनके नजदीक एक आबाद मुल्क है, वो कहते हैं कि वहाँ पर रोटी तो मिल जाया करेगी, बिल्कुल सही, कोई और नहीं। और बॉर्डर भी बड़ा फ्रेंडली था, माजी में तो बड़ा फ्रेंडली बॉर्डर था, ओपन था, लोग आते थे, शाम को आते थे, सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे। पहले तो इस किस्म की सूरत हाल थी। या अभी अफगानिस्तान में ये बताया गया है, लोगों में ये मशहूर है कि तालिबान आ रहे हैं लेकिन बॉर्डर सारे बंद हैं, जिसके अंदर वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ भी इशारा करते हैं कि ये बॉर्डर अभी बंद है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रेशर बनता है और वो आते हैं तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ वहाँ पर फेंस लगाकर इनके लिए कैंप्स बनाए जाए और जो ही फिर मौका मिले तो इनको अफगानिस्तान के सरहद के अंदर वहाँ पर आबाद किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जमीन बहुत है, इलाका बहुत है, ये लोग वहाँ पर रह सकते हैं। और बैनुल-अक़वामी कुव्वतें जब पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालती हैं तो साथ ही कहती है कि हम आपको UNHCR के थ्रू फंड दिया करेंगे इनके खाने के लिए, इनके पानी के बंदोबस्त के लिए, इनके सेहत के लिए। तो ये सारी चीजें हम कहते हैं कि आप अफगान सरजमीन पे करें, वहाँ पर इन लोगों को बसाएं और वहाँ पर उनको ये सारी चीजें पूरी करें। ठीक है। अली अकबर साहब, ये आपने शाह साहब की बातें भी सुनी हैं, उनका तो मौक़िफ़ है कि इस दफ़ा इम्कान कम है, अगर आए भी तो बहुत कम लोग आएंगे। लेकिन आपके शहर में तो तालिबान के लिए मुजाहरे हो रहे हैं, तो उनको जब रोका जाएगा तो फिर किस किस्म के मुजाहरे होंगे? तो यहाँ तो इस्तकबाल करने वाले मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर किस तरह उनको रोका जाएगा? और अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो क्या स्ट्रेटजी होगी? शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। और अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है, दिन ब दिन जो है वो तालिबान की पेशकदमी जो जारी है और अब जो सिर्फ शहरी डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंसेस है वो रह गए हैं। अगर उनमें उनका असर रसूख जैसे काबुल, जलालाबाद और वहाँ पर मतलब सामने आता है तो फिर यकीनन वो फतह के करीब होंगे और रूरल एरिया तो पहले ही उनके कब्जे में है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने सही निशानदेही की है कि लास्ट टाइम तो मिलियंस महाजरीन आए थे और इस बार जो है पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं और ये जो पूरा बॉर्डर है उस पर फेंसिंग की है, तो उस हवाले से मुज़ाहिमत है और साथ साथ दर्जनों के हिसाब से सिक्योरिटी किले भी बनाए गए हैं। तो उस तरह के हालात तो अब नहीं है। लेकिन अगर हालात खराब होते हैं और माजरीन जो है वो फिर जिस तरीके से शेर रशीद साहब का या सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि हम उनको मुख्तलिफ सिक्योरिटी निज़ाम से गुजार कर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने देंगे, तो वो उस सिचुएशन में पॉसिबल इनके लिए नहीं होगा, क्योंकि वो बल्क में होंगे और वो फिर किसी न किसी तरीके पाकिस्तान आने की कोशिश करेंगे। तो तैयारियां हालात उस साइड पे खराब हो रहे हैं। लेकिन अली अकबर, आपके शहर में पेशावर में जो उनका इस्तकबाल होने की तैयारी होती है, मैं उस पे आ रहा हूँ कि बिल्कुल ये वाकया 3-4 दिन पहले का था और यहाँ पर भी जो तालिबान के हामी है वो बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग हैं, खासकर बोर्ड जो एरिया है वहाँ पर हजारों की तादाद में मतलब महाजरीन आबाद है। और अब तक ये एक्टिविटीज इसलिए भी सामने नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर जो है अफगान तालिबान का इतना असर रसूख नहीं है। तो जो वो ताकत में आएंगे तो यहाँ पर मतलब जो है उनके लिए हिमायत भी वाज़ेह होंगी और लोग भी निकल आएंगे। तो ये इशू तो है।
बाकी ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरीके से कहा कि उनको बिल्कुल बॉर्डर के साथ जो है एडजस्ट किया जाए, और ये एक तजवीज़ जिस पे जो है गौर करनी चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को, कि क्यों ना इस बार जो है उनको अफगानी सरहद पे आबाद किया जाए, और किसी ने जो है उनकी हेल्प करनी है तो वो पाकिस्तान के जरिए मुतल्लिका इदारों के जरिए उन तक खुराक या दीगर जो सहूलियात है वो पहुंचाई जाए। तो इस तरीके से उनको वहां पर रोका जा सकता है। बसूरत दीगर अगर पाकिस्तान के अंदर वो आते हैं तो यकीनन यहाँ पर लोगों की अच्छा, आप समझते हैं कि अगर महाजरीन आते हैं खुदा न खास्ता तो उनको महदूद किया जा सकता है, आप समझते हैं? जी, अभी तक पाकिस्तान के पास टाइम है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो अब तक तैयारियां है थोड़ा सा मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँ कि यहाँ तक पाकिस्तानी साइड पे सिक्योरिटी इदारों ने इनके लिए खैबर एजेंसी के अंदर 2 जगह मुख्तस किए हैं जहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे। एक शलमान एरिया है जो कि बॉर्डर के करीब है, और एक जहा हिल एरिया है। इसके साथ साथ गुलाम खान जो कि बॉर्डर है वहाँ पर भी इनका फैसला है कि वहाँ पर कैंप हो। मोहम्मद एजेंसी और चित्राल में ये कुछ जगह इन्होंने मुख्तस किए हैं, लेकिन ये तजवीज़ जो है इस पर गौर करनी चाहिए कि इनको अफगानिस्तान के साइड पर आबाद किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी साइड और अफगानिस्तानी साइड में इतना फर्क नहीं है, बॉर्डर के मतलब फ्रेंच के उस साइड पे या इस साइड पे। तो पाकिस्तान ने तो अपने इंटरेस्ट देखने हैं और अपने आप को सिक्योर करना है, क्योंकि कल अगर इन्फ्लक्स होता है तो उनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, चाहे वो मतलब जो NDS से हो या दीगर कलदन तंजीमों से हो। तो अपने मफादात को देखने चाहिए और इनको वहां पर कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेंच के उस साइड पर एडजस्ट किया जाए। ठीक है अली, हमारे साथ सबूक सैयद भी हैं। सबूक साहब, ये एक और इशू आजकल बड़ा डिस्कस हो रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान दोनों के फ़लसफ़े में, नज़रियात में और मकासद में क्या फ़र्क है। और आया कि जिस तरह सुहेल शाहीन ने भी कहा है कि किसी को भी अफगानिस्तान की सरहद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, और अगर जब तालिबान आते हैं तो ये इस किस्म की जो तंजीमें हैं और भी काफ़ी तंजीमें हैं, उनका क्या मुस्तकबिल होगा और वो कहाँ फ़रार इख्तियार करेंगे? बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब, और बड़ी अहम डिस्कशन है। और पाकिस्तान में तो आजकल गली महल्ले में यही बहस चल रही है कि क्या होने जा रहा है मुस्तकबिल में। देखिए, मेरा ख़्याल ये है कि पहले वाली सूरत हाल में और अभी वाली सूरत हाल में बहुत बड़ा फ़र्क है। आजकल आप पाकिस्तान में जब 96 में तालिबान का उरूज हुआ था तो पाकिस्तान में फ़तह मुबीन कॉन्फ्रेंसें होती थी, और यहाँ गली महलों में मजहबी जमातें खुद इस्लामाबाद के अंदर हर हफ्ते बाद। आजकल तो सरकारी सतह पर वजीर जनाब वेलकम कर रहे हैं और बड़ी तारीफें उनके वो तो खैर वो तो बदलाव की बात बयान किया जाए, हाँ वो कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ अवामी सतह पर जो जोश व खरोश था और यहाँ पर मजहबी जमातें मदारस में कॉन्फ्रेंसें होती थी, वो सारी हम नहीं देख रहे। और पाकिस्तान के अंदर वो मजहबी तबका जो एक दौर में जोश जहाद की वजह से या मोहब्बत की वजह से मज़हब की, वो इन तबक़ात के साथ अपने आप की एक जुड़त महसूस करता था, वो आपको गली महल्ले में अब दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि ये जो 20 साल गुजरे, इसमें पाकिस्तान ने जो 70-80 हज़ार लाशें उठाई हैं, उसके बाद पाकिस्तान में अवामी सतह पर यह शऊर आ चुका है। लोग ये समझते हैं कि आइन से मावरा कोई भी अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो हमारे लिए कोई काबिल कबूल नहीं है। और आपने देखा कि पाकिस्तान से जो तहरीक तालिबान के लोग थे, एक दौर में इन दोनों का आपस में बहुत करीबी ताल्लुक़ था, और आपने देखा कि अगर जब इनमें कोई इख्तलाफात पैदा हो जाते थे तो उस्ताद यासर जो तालिबान के बड़े अहम रहनुमा थे, और उनका कत्ल भी पाकिस्तान की सरजमीन पर ही हुआ, और वो यहाँ पर आके उनके दरमियान सुलह करवाते थे। और अफ़गान तालिबान के लिए पाकिस्तान में जो राहें हमवार की जाती थी वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए, और पंजाबी तालिबान जिनका एक फैक्शन है जो उनको बहुत आगे तक लेके जाता था, यहाँ पर होता था। यहाँ चंदा भी इकट्ठा होता रहा उनके लिए, यहाँ पर उनकी हमायत में मुजाहरे जैसे क्या मुस्तकबिल होगा? अभी मुझे वो नहीं लगता, वो सूरत हाल अब बिल्कुल नहीं लगती। अगरचे कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने और वज़ीर दाखिला साहब ने उनकी हमायत में बयानात तो दिए हैं, लेकिन अवामी सतह पर उसका जो रद्द-ए-अमल आया है वो आपने देखा सोशल मीडिया के ज़रिए कि वो शायद उन चीज़ों को इस तरीके से नहीं ले रहे। अफ़गानिस्तान में तालिबान ख़ुद भी बड़ी हद तक बदले हैं। अब आप देख लें कि वो ख़वातीन के साथ बैठ कर TV मुबाहिसों में शरीक हैं, और आप ये भी देख लें कि पहले असल में सिर्फ़ वहाँ पर एक अमरीका का असर रसूख था। अब जी एक हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद अफगानिस्तान इशू पर हमने बात कर लिया। तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी बरकरार रखी गई है उस पर बात करेंगे, और ब्रिगेडियर जो महमूद शाह साहब है उनकी तरफ भी हम जाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। आज वफाकी हुकूमत ने एक और बड़ा अहम फैसला किया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक नज़रसानी की दरख्वास्त की थी जिसमें इस तंजीम पर पाबंदी को रिव्यू करने का हुकूमत से कहा गया था और एक रिव्यू कमेटी बनाई गई जिनकी रिकमेंडेशन आज वफाकी काबीना में पेश हुई और काबीना ने उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए तहरीक लब्बैक की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और काबीना ने क्या फ़ैसला किया ये हम आपको ख़ुद सुनवाते हैं वज़ीर इत्तलात की आवाज़ में। टीम के ऊपर हमारे जो पुलिस हैं उसको हमारे पुलिस वालों को शहीद करने के इल्ज़ामात हैं। हमारे जो इलाकाई पुलिस फोर्सेस थी उनको टॉर्चर करने के इल्ज़ामात हैं। आग लगाई गई, इसी तरह से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी काबीना ने जो कमेटी वजारत दाखिला की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के साथ इत्तफाक किया है और इनके ऊपर जो पाबंदी है उसको बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन से इस तंजीम का जो सिंबल है, इंतखाबी सिंबल है, उसको कैंसिल कराने के लिए जो इक़दाम हैं वो अब वफाकी वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो करेंगे। नाम चेंज करने वाली बातें कहानियाँ तो अब ख़त्म हो गई हैं। अब तो ये है कि जो करेगा वो भरेगा। और दूसरी बात यह है कि इसका पूरा एक कानून मौजूद है, उस कानून के ऊपर अमल होगा और जो वजारत दाखिला है और वजारत कानून है वो इस सारे ज़िमन में अपनी स्ट्रेटजी बनाए। जी नाजरीन, आपने सुना। सबूक साहब, आपकी तरफ ही मैं चलता हूँ। आपने ये बातें सुन ली और डिसीजन भी देख लिया, तो इसके नताइज क्या होंगे? जो मेरी इत्तलात है, क्योंकि मैं कैबिनेट को कवर भी करता हूँ, बाज़ वज़रा ने एक मौका देने की भी दरख्वास्त की लेकिन अक्सरियत की जो ये राय थी कि 6 दिन तक रियासत को यरगमाल बनाए रखा। अगर इसी तरह हुकूमत चलती रहेंगी और इस तरह रियायत देती रहेंगी तो हर जमात कोई खड़ी होगी और इसी किस्म की सूरत हाल पैदा होगी, जिसकी बिना पर यह फ़ैसला किया गया। और ज़रूरतमंदाना इसको कह सकते हैं कि इस पर पाबंदी बरकरार रहनी चाहिए। अब लाएअमल क्या होगा? आप क्या समझते हैं अगली क्या लाएअमल होगा? आया कि माजी की तरह जिस तरह तंजीमें नाम बदल के काम करती थी, ये तंजीम भी नाम बदल कर काम करेगी और इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे क्योंकि इनकी 3 सिंध असम्बली में सीटें भी हैं। तो क्या नज़र आ रहा है आपको, सूरत हाल क्या बनेगी? अच्छा सनाउल्लाह साहब, देखें हुकूमत ने फ़ैसला तो कर दिया और आपने कहा भी कि बड़ा ज़रूरतमंदाना फ़ैसला है, लेकिन माजी में अगर हम झांकें तो पाकिस्तान में कई जमातों पर पाबंदी लगाई गई है और वो पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान में पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़्यादा सरगर्म है। आपके यहाँ इस्लामाबाद में एक कलदम तंजीम है, हर साल हॉकी स्टेडियम में इस्लामाबाद के जो है यहाँ पर अपना पूरा जोश व खरोश के साथ जलसा करती है और यहाँ पर वो मौजूद है। देखें, मेरा ख्याल है कि पाबंदी लगाने से नज़रिया ख़त्म नहीं हो सकता। असल चीज़ ये है कि आप उस बुनियादों पर जाएँ जहाँ पर इस किस्म का जो जहन है वो पैदा होता है। लाजमी एक बड़ा लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पैदा होता है, पैदा किया जाता है, पैदा किया भी जाता है और लाजमी जो आप माहौल बनाएंगे उसके माहौल के नतीजे में जहन तो पैदा होगा। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि पेशावर में लोगों ने इस्तकबाल किया, तो वो जहन बनाया गया था, तो वो जहन सड़कों पर आया ना। तो लाजमी लोग ये सोचते हैं। तहरीक लब्बैक के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा फैज़ाबाद का धरना भी याद होगा, उस वक्त की सूरत हाल भी याद होगी। मैं उस तनाज़र में बात देखें, उसमें एक और प्रॉब्लम भी है सनाउल्लाह साहब कि आप कह रहे हैं कि 6 दिन तक यहाँ यरगमाल बनाया गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये 4 बार इस्लामाबाद शहर को, रियासत को यहाँ यरगमाल बनाया गया और आपने उसमें देखा कि हमारी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के लोग जब वो धरना हो रहा था उसको सपोर्ट कर रहे थे और वहाँ पर वो अनासर मौजूद थे कि जो, और अभी भी आप ये देख लें कि एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट और होता है और दूसरे मिनिस्टर का स्टेटमेंट और होता है। शहरियार अफरीदी साहब ने जब 14 अप्रैल 2021 को इस जमात पर पाबंदी लगाई गई थी, तो उसके बाद जब मुज़ाकरात हुए तो मुज़ाकरात के बाद उन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर, आपके डाउन पर बैठकर उन्होंने ये बात की थी और उन्होंने कहा था कि मरहलावार इस जमात पर पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी और शेख रशीद साहब का रेफरेंस दिया था। और फिर शेख रशीद साहब ने मीडिया के साथ बात की, उन्होंने कहा कि पाबंदी की कोई बात नहीं हुई, थ्रू प्रोसेस होगा, जिन लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया उनके ऊपर केसेस थ्रू प्रोसेस ख़त्म किए जाएंगे और साद रिजवी की जो रिहाई है वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल होगी। और अभी 3 दिन पहले उनकी रिहाई होनी थी, 4 दिन पहले, और उनका दोबारा उनको 3 MPO के तहत 16 MPO के तहत गालबन उनको दोबारा से उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि ये जो एक जहन है वो कलदम करार देने से नहीं होता।
एक जमात, आपको पता है कि 2000 मुशर्रफ साहब ने जब पाबंदियां लगाई थी वो जमातें दूसरे नामों से आई, फिर पाबंदियां लगाई वो तीसरे नाम से आ गई। हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। वसीम रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमारे रिपोर्टर हैं और वो इन चीज़ों को कवर करते हैं। वसीम, आप बताएं कि तहरीक लब्बैक का अब क्या लाएअमल है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से एक नज़रसानी की दरख्वास्त दे दी थी जो आज रिजेक्ट हो गई है और पाबंदी बरकरार रखी गई है, और ये भी कह दिया गया है कि अब इलेक्शन कमीशन में भी वजारत दाखिला जाएगी और उनका जो निशान है उसको भी ख़त्म कराएगी, डी नोटिफाई कराएंगी और बाकी जो उनकी नशिस्तें हैं वो भी करेंगे। तो अब इस जमात का, इस तंजीम का जो पाबंदी लग चुकी है उसका क्या लाएअमल होगा? जी सनाउल्लाह साहब, बिल्कुल इस पर पाबंदी जो लग चुकी है, इस पर अब वो अपना कानूनी हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जो उनकी क़ियादत है वो इस हवाले से मुशावरत जो है वो कर रही है। साद रिजवी से सारा मामला जो है वो डिस्कस करके आगे का लाएअमल जो है वो तय किया जाएगा। 90 रोज़ कबल 9 जुलाई को ये 90 रोज़ जो है इनको नज़रबंदी को मुकम्मल हो गया था। इससे कबल DCO के अहकामात पर जो है वो उनको नज़रबंद किया गया था, जिसके बाद उनकी तौसीक़ के लिए अदालत में ये लोग गए, लेकिन अदालत ने इसको मुस्तरद कर दिया क्योंकि साद रिजवी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हैं उनमें से 11 लाहौर में और 50 से ज़ायद पूरे पंजाब में मुकदमा जो हैं वो दर्ज हैं, लेकिन ये मुकदमा उनको हिरासत में लिए जाने के बाद दर्ज किए गए और जो तोड़ फोड़ की गई, जो अमन व अमा की सूरत हाल ख़राब की गई और जो जलाओ घराव किया गया वो उनकी गिरफ्तारी के बाद किया गया और उनको 109 में जो है वो उन मुकदमात में ज़्यादातर में 109 सेक्शन जो लगाया गया उसमें रखा गया है। लेकिन कहीं भी ये साबित नहीं किया जा सका कि ये तमाम जो सूरत हाल पैदा हुई, शहर में हंगामा राई हुई, वो उनके कहने पर या उनके वजह से हुई। इसलिए अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले दीगर अफसरान, जिनमें ज़िला इंतज़ामिया और लाहौर पुलिस के सरबराह और अफसरान जो हैं वो शामिल हैं, वो फौरी तौर पर बैठे और उन्होंने दहशतगर्दी की एक्ट E3 के ज़रिए जो है वो इनको दोबारा नज़रबंद जो है वो किया और 90 दिन के लिए दोबारा इनको कोट लखपत जेल में नज़रबंद किया गया। नहीं तो ये बता दें, सिर्फ मुख्तसर वक्फा लेना है हमने, कि ये अपना लाएअमल कब अनाउंस करेंगी तहरीक लब्बैक इस डिसीजन के बाद? आज करना है या कल? जी आने वाले कुछ दिनों में अपना ये लाएअमल जो है वो सामने ले आएंगे। अभी इस हवाले से जो क़ियादत है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की, उनकी मीटिंग्स जो है वो जारी है। तमाम जो उनके रहनुमा हैं उनको इस हवाले से इत्माद में लिया जाएगा और जो भी लाएअमल तमाम पार्टी का होगा वो जल्द, उनका कहना था कि सामने जो है वो आ जाएगा। ठीक है नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं और बाद इसी इशू पर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे थे तहरीक लब्बैक पर, पाकिस्तान पर पाबंदी की। हम अब ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह साहब के पास जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस किस्म की जो जमातें बनती हैं उनको बनाने के जो मकासद होते हैं और वो इस्तेमाल होती हैं और बाद में उन जमातों के साथ इस किस्म की सूरत हाल होती है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को, इदारों को और हुकूमतों को और सियासी जमातों को ये समझ लेना चाहिए कि इस किस्म के काम करना ना सिर्फ हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक तो नुकसानदेह है, फिर आलमी सतह पर भी हमारे लिए मसाइल खड़े होते हैं? जी सर। जी बिल्कुल। इनका ताल्लुक जो है वो बरेलवी नुक्ते नज़र से है और बरेलवी जो है वो पुरअमन लोग समझे जाते हैं और इनकी जो है अक्सरियत है पाकिस्तान में। इसमें से कुछ ग्रुप्स जो है वो इस किस्म की तहरीक कोई बना देते हैं, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। ये तो हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि वो तो क्या खास बात है उस तहरीक में? मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं या कोई और बदमाशी करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उस किस्म की ये तहरीक है, ये जल्दी जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे इन्होंने ये बरेलवी फिक्र जो है इन्होंने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान में इनके बड़े कंट्रीब्यूशन है और बड़े ये नेक लोग हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पे अपना उनका कोई पीर होता है या कोई और मज़ार होता है और उधर बैठे होते हैं। मेरे ख्याल में इनका इसके साथ ताल्लुक जो है इनका आपस में वो बहुत कम है। ये सिर्फ लूट मार के लिए मेरे ख्याल में बनाई गई थी और ये जल्दी खत्म हो जाएगी। इन्होंने मुल्क क्या चलाना है, इन्होंने मुल्क के बारे में इनका नजरिया क्या है। ठीक है वो लोग। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का।
नाज़रीन, आज काबीना के इजलास में एक और बड़ा अहम इशू हुआ और वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते भी प्रोटोकॉल जो वज़रा का और बाज़ दीगर जो काम थे उनके प्रोटोकॉल का नोटिस लिया और उन्होंने वो प्रोटोकॉल वापस लेने का, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी के अहकाम दिए। साथ ही ख़ुद भी कहा कि वो किसी भी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल लेकर नहीं जाएंगे। इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि आज काबीना में भी इस मामले पर बात हुई है और काबीना में के बाद जो वज़ीर इत्तलात ने बताया, डिस्कस हुआ है, वो हम आपको सुनाते हैं। वफाकी काबीना से ज़्यादा प्रोटोकॉल जो थी वो साबिका हमारी जो हुक्मरान हैं अपोजिशन के लीडर्स के पास और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास थे। बड़े हमारे रिटायर्ड जज साहिबान ने बेशुमार लोग जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने रखे हुए हैं, साबिका वज़राए आज़म ने, वज़राए आला ने अपने साथ लोग लगाए हुए हैं। इन सब लोगों को जो है वो बतदरीज वापस लिया जा रहा है और काबीना में भी जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है उनके पास वापस जो है वो होगी। फैसला ये किया गया है उसमें कि अगले हफ्ते में एक जामे रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब के सामने लाई जाएगी और उसमें एक जो हमारे इस वक्त के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है, कवानीन को रिव्यू किया जा रहा है और इसको रैशनलाइज किया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना और हम अली अकबर की तरफ चलते हैं। केपी, जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब तकरीबन 8 साल हो गए हैं, 5 साल पहले थे, 3 साल अब हो गए। अली अकबर साहब, पेशावर में भी यही सूरत हाल है कि ब्यूरोक्रेट्स, हाजिर सर्विस, रिटायर, इसके अलावा साबिक हुक्मरान, तहरीक इंसाफ के ओहदेदार, और ये सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं और गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जाता। सनाउल्लाह साहब, यहाँ पर फैसला तकरीबन मतलब जो है 4 दिन पहले ये बात सामने आई थी और यहाँ पर तकरीबन जो सियासतदान है और जो अवामी वहदेदार मुख्तलिफ ओहदों पर है तो तकरीबन 58 लोग थे जिनसे सिक्योरिटी विड्रा कर ली गई है। लेकिन इसमें ये बात और उसमें अहम जो कि मतलब निशाने पर लोग हैं, जैसे कि मतलब जो है असमंदेर अली खान है, मलवली हो गया है, इफ्तिहार साहब जो है वो हो गए, आफ्ताब शिरफा हो गए, तो उनसे फैसला इनका बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब जो सिक्योरिटी कम से कम और सरकारी वसाइल जो है वो कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। ताहम जो लोग जो है निशाने पर है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल भी रखना चाहिए और जो है इस तरह के फैसले बिल्कुल जिससे इंतकाम की बू आती है तो ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए और सोच समझ कर मतलब अली, हमारे पास टाइम कम है, हमने लाहौर भी चलते हैं वसीम के पास। वसीम, पंजाब में क्या सूरत हाल है? क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है और गुज़श्ता इजलास में भी ये नोटिस लिया था कि सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल होता है, सिक्योरिटी एहलकार होते हैं और रिटायर्ड जो जज हैं और ये वज़ीर इत्तलात ने कहा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और साबिक हुक्मरान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन अपने साथ रखे हुए हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं और दीगर प्रोटोकॉल रखा हुआ है। तो पंजाब में भी यही सूरत हाल है और उसमें कोई कमी आई है या इजाफा हुआ है तहरीक इंसाफ के आने से? सनाउल्लाह साहब, बिल्कुल पंजाब में ऐसी कोई भी कमी जो है वो नहीं देखी गई, बल्कि जो प्रोटोकॉल है इसको कल्चर का हिस्सा जो है वो अब समझा जाता है। जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी और इमरान खान साहब ने जब अपनी सबसे पहली स्पीच की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे और ना ही अपने वुज़रा को जो वो लेने देंगे, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स ही रही। लाहौर में इससे पहले जो जमात थी वो भी प्रोटोकॉल लेती थी, बल्कि उनके बच्चे, उनके तमाम रिश्तेदार, उनके साथ प्रोटोकॉल जो है वो चलता था। एलीट फोर्स जिसको दहशतगर्दी के लिए बनाया गया था वो महज प्रोटोकॉल के लिए ही सिर्फ। ठीक है वसीम, हमारे पास टाइम खत्म है। एक अल्फाज आप इसी पर इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसे ही है, प्रोटोकॉल लोगों के पास है और लोगों ने जब लोगों को भर्ती करवाते हैं तो उनके खानसामे अभी तक उन लोगों के घरों में काम करते हैं, लेकिन जो भर्ती करवाई जाती है ना किसी बंदे को, वो सारी जिंदगी फिर उसके घर में काम कर रहा होता है। प्रोटोकॉल का ही मसला नहीं है। ठीक है, आपके वजीर यहाँ इस्लामाबाद में सुबह शाम प्रोटोकॉल जी वो हम भी देखते हैं। नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।